बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एग्ज़ाम का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। इससे डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम में या आईटीआई लेवल के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिक, रेक्टिफायर, फिल्टर और स्पेशल डायोड के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दूसरे पार्ट में ट्रांजिस्टर, सीआरओ, एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर है। और तीसरे पार्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग और जो कुछ टॉपिक छूट जाएगा उसको हम लोग चौथे पार्ट में या पार्ट 3 में ही कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। इसमें उन क्वेश्चन को सिर्फ फोकस किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर मेटल्स में कैसी बॉन्डिंग होती है। तो याद रखने वाला चीज़ है मेटालिक बॉन्डिंग, सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्डिंग और इंसुलेटर्स में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। डिवाइसेज वेयर सिलिकॉन कांट बी यूज्ड। एक चीज़ और, ये सारा इंग्लिश में पीडीएफ बना हुआ है, इसको हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअली होता यह है कि जो इंग्लिश वर्ड है उसी को रोमन में यूज करता है, तो फिर इंग्लिश हिंदी लिखने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सिलिकॉन नहीं यूज होता है, तो पिन डायोड हो गया, एलईडी हो गया, वैरेक्टर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया। इसके बारे में हम लोग इसी पार्ट में लास्ट में डिस्कस करेंगे स्पेशल डायोड में। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ये जो डायोड बने हुए हैं यहाँ पे सिलिकॉन यूज नहीं होता है। रिकॉम्बिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्मिलन। आप लोग बैंड थ्योरी में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, और बीच के दोनों का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। ये सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, इंसुलेटर में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है और कंडक्टर में ओवरलैप करता है। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाके वापस फिर वैलेंस बैंड में आता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रोसेस ध्यान में रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आता है तो जो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट, उसी को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, कैरियर लाइफ। इसको भी वैलेंस डायग्राम बनाएंगे, अगर बैंड डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया और जितनी टाइम के लिए रहेगा उसी को उसको बोलते हैं कैरियर लाइफ। नेक्स्ट टर्म आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन कितनी फास्ट किसी मेटल या सेमीकंडक्टर में मूव करता है। यह होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट पूछता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट मीटर। यह भी पार्टिकुलर एग्जाम में पूछता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, दोनों को कंबाइन करके मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये आपका VVVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का या मोबिलिटी का यूनिट। अब इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, कुछ सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इसका ये नंबर याद रखिएगा। वैसे सिलिकॉन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन मोबिलिटी यहाँ पे डिस्कस किए तो ये मोबिलिटी ध्यान में रखिए कि सिलिकॉन का मोबिलिटी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, वही जर्मेनियम का 3800 और गैलियम आर्सेनाइड का 8500। इसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं आपका गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें 4 होती है वो आपका सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा डोप्ड सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आपका होता है प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक होता है इम्प्योरिटी एडेड सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और इम्प्योरिटी फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो पार्ट में कैटेगराइज है, एक एन टाइप एक पी टाइप। अब इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर मेरा कैसा होगा, एन टाइप होगा या पी टाइप होगा। अगर हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं तो गैलियम, इंडियम, बोरोन और एल्युमिनियम जैसे, तो पी टाइप बनता है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब हुआ वैसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, और ट्राइवेलेंट में हो गया कि वैसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। उसी तरह से यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट, मास एक्शन लॉ, ये डिप्लोमा लेवल में पूछता है, आईटीआई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बस इक्वेशन याद रखिएगा, n इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी हो गया नंबर ऑफ होल्स, और एन आई हो गया इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम से प्रीफर क्यों करते हैं। ऑप्शन में बहुत सारे दे देता है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ है इसको हम यहाँ पे एक चार्ट में बना दिए हैं। जैसे रिवर्स सैचुरेशन करंट, सिलिकॉन का रिवर्स सैचुरेशन करंट नैनो एम्पियर रेंज में होता है, वही जर्मेनियम का माइक्रो एम्पियर रेंज में। यानी सिलिकॉन का रिवर्स सैचुरेशन करंट काफ़ी कम है, नैनो एम्पियर रेंज में है। वही टेम्परेचर विदस्टैंड कैपेबिलिटी सिलिकॉन की 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी, और जर्मेनियम की 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सिलिकॉन ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है। पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सिलिकॉन के लिए 1000 वोल्ट, वही जर्मेनियम के लिए 400 वोल्ट। पीआईवी क्या होता है? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है जिसको डायोड विदस्टैंड कर सकता है, सह सकता है बिना ब्रेकडाउन किए। तो सिलिकॉन के लिए 1000 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 400 वोल्ट। इसके बाद से डायोड का हमेशा ये डंडा वाला सिरा जो होता है निगेटिव साइड होता है, यानी कैथोड, और एन साइड, और ये वाला हिस्सा एनोड, पॉजिटिव साइड या पी साइड। अगर हम पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बाइस होता है। याद रखने के लिए पी से पॉजिटिव और पी से पी टाइप, यानी पी साइड को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो मेरा फॉरवर्ड बाइस होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है रिवर्स बाइस। यानी पी साइड को अगर निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो डायोड आपका रिवर्स बाइस हो जाता है। फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा? डायोड को ऑन हो जाता है, या इसको बोल सकते हैं डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। वही रिवर्स बाइस में डायोड मेरा ऑफ हो जाता है, सिंपली ओपन सर्किट। यानी फॉरवर्ड बाइस में डायोड मेरा कंडक्ट करेगा, रिवर्स बाइस में नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर पोटेंशियल, ये आईटीआई के एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछता है। ये सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो ये आपका बेसिक हो गया सेमीकंडक्टर से। अब नेक्स्ट टॉपिक, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम है? ये एसी को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। अगर ऑप्शन में पल्सेटिंग डीसी नहीं है, सिंपली डीसी दिया हुआ है तो आप डीसी लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में पल्सेटिंग डीसी दिया हुआ है तो आप कंपल्सरी पल्सेटिंग डीसी को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका साइन वेव इनपुट हो गया, एसी हो गया, और ये डीसी हो गया।
लेकिन रेक्टिफायर का आउटपुट या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। ऐसा हो गया तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, और ऐसा है तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर आपका देखिए, सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे हम इनपुट ले लिए, ये ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, और ये हो गया लोड। पॉजिटिव हाफ साइड में डायोड आपका, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड आपका ऑन होता है, यानी लोड पे करंट जाएगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड आपका ऑफ रहेगा, यानी लोड पे करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरा आउटपुट साइकिल कैसे होगा, इस तरह से। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका आउटपुट आएगा। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, जैसे एवरेज आउटपुट करंट। तो एवरेज आउटपुट करंट क्या हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये इसका वेव डायग्राम हो गया। इसको आप लोग निकालेंगे तो ये Im/पाई होता है। ठीक है, जैसे मेरा AC का कितना होता था 2Im/पाई, याद रखने के लिए उसका हाफ कर देते हैं। इसी तरह से एवरेज आउटपुट वोल्टेज Vm/पाई। Im और Vm क्या है, Im है मैक्सिमम आउटपुट करंट, और Vm क्या है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। लोड RMS कितना हो जाता है Vm/2। रिपल फैक्टर RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई एवरेज वैल्यू, ये नंबर याद रखिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 होता है, ये एग्जाम में रिपीट करता है। रेक्टिफायर इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। DC पावर आउटपुट टू लोड बाय AC इनपुट, ये लगभग 40.6% आता है। 40% के अप्रोक्स में याद रखना है। यह भी आपका VVI क्वेश्चन है सभी के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये लगभग 28% होता है। ये आपका डिप्लोमा के लिए इंपॉर्टेंट है। पीक इनवर्स वोल्टेज, हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज Vm होता है, क्योंकि एक डायोड पे मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना लग सकता है, जो इसका पीक वैल्यू हो। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये Vm होता है, इसको याद रखिएगा। फॉर्म फैक्टर π/2 और पीक फैक्टर 2। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। वही पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू बाई RMS वैल्यू। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर आपका दो टाइप का होता है, एक सेंटर टैप हो गया, एक ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। सेंटर टैप का आप लोग अगर डायग्राम देखें तो ये हो गया इनपुट, ये ट्रांसफॉर्मर, और एक डायोड मेरा ऊपर लगा होता है और एक डायोड मेरा नीचे लगा होता है, और बीच में लोड। ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से बीच में टैपिंग करके लोड निकाला जाता है। ठीक है, और वही ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड आपका बैक टू बैक लगे होते हैं। ये आपका 2 डायोड हो गया, और ये आपका 2 डायोड हो गया। ये इनपुट से कनेक्टेड रहता है, और ये दोनों टर्मिनल मेरा आउटपुट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया, यानी ऊपर वाला ये दोनों टर्मिनल इनपुट से, और ये रिमेनिंग 2 टर्मिनल आउटपुट से। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम बुक वगैरह में दिया होगा, या डिटेल से थ्योरी पढ़ाएंगे, उसमें ब्रिज रेक्टिफायर को बताएंगे। अभी ये बस इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, IDC क्या है, आउटपुट DC करंट, दोनों का सेम होता है 2Im/पाई। ठीक है, VDC 2Vm/पाई, RMS VRMS, Im/√2 Vm/√2, दोनों का सेम। रिपल फैक्टर 0.48,
हाफ वेव का कितना था 1.21 और इसका 0.48। तो किसी का पूछ सकता है हाफ वेव रेक्टिफायर का या फुल वेव रेक्टिफायर का, ब्रिज टाइप का या सेंटर टाइप का। इफिशियंसी 81.2, इसका भी इफिशियंसी 81.2। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सेंटर टाइप का 69.3 और इसका 81.2। पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पे 2 Vm और यहाँ पे Vm, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर टैप में पीक इनवर्स वोल्टेज 2 Vm होता है और ब्रिज रेक्टिफायर में Vm होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप के कंपैरिजन में कम हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसी के बराबर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना। नेक्स्ट फिल्टर। देखिए फिल्टर 4 टाइप का यूज होता है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, चोक इनपुट या एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर। फिल्टर में 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। अब देखिए इंडक्टर का क्या काम होता है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल। इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई FL। बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। अगर यहाँ पे आप 0 पुट करते हैं तो पूरा एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी डीसी को इंडक्टर आसानी से पास होने देगा, उसके लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वही एफ का वैल्यू एसी के लिए कुछ ना कुछ होगा। नॉर्मल मान लेते हैं 50 हर्ज, तो 50 हर्ज एसी पे एक्सएल का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, यानी एक्सएल एसी के लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगा, वही डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इंडक्टर का क्या काम है, इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है और एसी को ब्लॉक करता है। वही नेक्स्ट अगर हम लोग कैपेसिटर देखते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है, 1/2 पाई FC। यहां पे फ्रीक्वेंसी अगर 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/0 और ये हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, ठीक है। और वही फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ज या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं तो एक्सी का वैल्यू क्या होगा, नीचे का पार्ट अगर बड़ा होगा तो एक्सी का वैल्यू छोटा होगा, यानी एसी के लिए ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस पाथ, यानी डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को अलाउ करेगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फिल्टर का। यही दोनों चीज याद रखना है कि इंडक्टर क्या करता है और कैपेसिटर क्या करता है। इंडक्टर डीसी को पास होने देगा, एसी को ब्लॉक करेगा। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास होने देगा। बस 2 ही चीज याद रखना है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल डायोड है जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पहला हो गया जेनर डायोड। सिंबल जेनर डायोड का सिंपली डायोड की तरह होता है, बस यहाँ पे डायोड का कैसे सिंबल है, ऐसे सिंबल है, और जेनर डायोड का ये जेड की तरह हो गया, तो ये जेनर डायोड हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन याद रखना है, IS = IZ + IL। IS क्या है, सोर्स करंट है, और IZ जेनर डायोड के क्रॉस करंट है, और IL लोड करंट है, ठीक है। जब IL लोड करंट कम होता है तो IZ मैक्सिमम होता है, क्योंकि सोर्स से तो करंट कांस्टेंट आ रहा है। हमेशा जेनर डायोड रिवर्स में ऑपरेट होता है, ठीक है। जेनर डायोड का जब हम थ्योरी का वीडियो डालेंगे उस समय जब पढ़ाएंगे तो 2-3 एग्जाम्पल के साथ जेनर डायोड ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद रखना है जेनर डायोड रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज इसका सिंबल। तीसरा, जनरल डायोड से ये डोपिंग इसमें ज़्यादा होता है,
यानी इम्प्योरिटी इसमें ज़्यादा ऐड करते हैं। चौथा चीज़, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होता है। और पांचवा चीज़, जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट होता है। और ब्रेकडाउन रीजन नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि डोपिंग ज़्यादा है। और जब डोपिंग ज़्यादा होगा तो डिप्लेशन लेयर पतला होगा, थीन होगा, और थीन होगा तो लोअर वोल्टेज पे ब्रेक कर जाएगा और जेनर डायोड मेरा ऑपरेट करेगा। तो जेनर डायोड के लिए क्या क्या याद रखना है? पहला चीज़, ये नॉर्मल डायोड से ज़्यादा डोप किया होता है। दूसरा, इसका डिप्लेशन लेयर थीन होता है। चौथा, रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है। ठीक है, और बाकी ये ऊपर बताया गया है, इसका सिंबल हो गया। ठीक है, आईटीआई के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? नॉर्मल मेरा सिलिकॉन डायोड है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आते हैं तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करते हैं। वही एलईडी में इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन नहीं यूज होता है। ये आपका गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि के यूज करके बनाया जाता है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड का कॉम्बिनेशन रेड कलर देता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। गैलियम फास्फाइड का कॉम्बिनेशन ग्रीन कलर देता है। रेड और ग्रीन ये काफ़ी कॉमन है, ये याद रखिएगा। और ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होता है। नेक्स्ट, रेटिंग इसका फॉरवर्ड रेटिंग कितना है? 1 से 3 वोल्ट। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एलईडी का रेटिंग क्या होता है, तो ये 1 से 3 वोल्ट कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। फॉरवर्ड करंट का रेटिंग 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, फोटो डायोड। ये आपका नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड होता है, जो रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है। जब ये रिवर्स बाइस में होता है तो लाइट अगर बीच के डिप्लेशन लेयर पे पड़ता है तो क्या होता है, इसमें रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू होता है, और रिवर्स करंट के में ये डायोड आपका ऑपरेट होता है। डार्क करंट, अगर मेरा डायोड ये हो गया आपका पी टाइप और ये एन टाइप, अगर ये रिवर्स बाइस में है तो रिवर्स बाइस में हम लोग जानते हैं कि रिवर्स करंट हमेशा फ्लो होता है, और जब लाइट आएगा तो ये रिवर्स करंट का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डार्क करंट क्या होता है? जब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो तब जो करंट होता है उसको डार्क करंट बोलते हैं। और जब मेरा लाइट इंसिडेंट होगा तब तो ये नॉर्मल मेरा रिवर्स करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा और मेरा फोटो डायोड ऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फोटो डायोड कौन से बाइस में ऑपरेट होता है, तो रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है। दूसरा चीज पूछता है डार्क करंट का। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इसमें वैरेक्टर डायोड, सॉकले डायोड, टनल डायोड और कुछ समरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।